नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है इस सेगमेंट में जहां पे हम तैयारी करने वाले हैं NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की। ये एग्जाम अगर आपको क्लियर करनी है इक्विटी डेरिवेटिव्स तो उसके लिए भी ये पूरा सेगमेंट जो है आपको काम में आएगा। और अगर आप सीरीज 13 के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी करिकुलम के अंदर इक्विटी डेरिवेटिव्स पार्ट है, उसमें भी आपको काम में आएगा। तो ये सर्टिफिकेशन किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्हाई दिस सर्टिफिकेशन, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। डेफिनेटली अगर आप ब्रोकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हो, करियर में एडवांसमेंट चाहिए तो डेरिवेटिव्स का नॉलेज चाहिए। नॉलेज आपको डेरिवेटिव्स के सर्टिफिकेशन से मिलेगा, आपका कॉम्पिटेंसी डेफिनेटली बढ़ेगा। बट वापस एक बार कह रहा हूं, जो पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने से आप इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हो। ये आपको बेसिक ज्ञान देगा। कोई भी चीज में सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेके एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ये आपका बेसिक क्लियर करेगा, उसके बाद डेरिवेटिव्स में डेफिनेटली एक्सपर्ट बनने में 10-15 साल लग जाते हैं। तो ये आपको बेसिक ज्ञान देगा डेरिवेटिव्स क्या होता है, इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें किस किस तरीके की प्रोडक्ट्स है, खास करके इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में कितनी प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिलेटेड जो भी डेरिवेटिव्स का पूरा फ्रेमवर्क है वो इसके अंदर सीखोगे। अगर आप स्टूडेंट हो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके रेज्यूमे के अंदर अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर है तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिल सकती है कहीं पे इंटरव्यू में, अगर ब्रोकिंग फर्म में जाना चाहते हो तो। और कॉम्प्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ब्रोकर सब ब्रोकर बनना है, डेरिवेटिव्स का काम करना है, तो डेफिनेटली ये मैंडेटरी है ही है। तो दैट्स व्हाई यू शुड अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के पर्पज से बना रहे हैं। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ बेसिक नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एवरीथिंग। आई होप दैट इज क्लियर विथ यू, राइट? अगर ये क्लियर है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा बेसिक, बेसिक इज क्लियर, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे ये वीडियो में। हर चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के अंदर कितना वेटेज है? 10 मार्क। यानी कि सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हो तो उसमें 100 में से 10 मार्क का जो आपका वेटेज है एग्जामिनेशन में इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, वो इस चैप्टर का है। यानी कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे सारे के सारे महत्वपूर्ण चैप्टर है, किसी को स्किप नहीं करना है, राइट? बट वेटेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे वीडियोस के अंदर फोकस करेंगे वेटेज के हिसाब से, कौन से चैप्टर को कितना ज्यादा डीप में जाना है, कौन से चैप्टर में हमें शॉर्ट में निपटाना है। तो यहाँ पे क्या क्या कवर होगा? बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स कवर होगा, उसका डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव्स की शुरुआत कहां से हुई, इंडिया में डेरिवेटिव्स की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट में कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट होते हैं, कितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन आके इसके अंदर पोजीशन लेता है, किस तरीके के सेगमेंट के लोग होते हैं, वो सारी बातें सीखोगे। डेरिवेटिव्स मार्केट का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है वो सीखोगे। और इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स जो है वो हम जानेंगे। तो ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आगे आने वाले समय के अंदर चैप्टर समझने में इजी आएंगे। तो इसको मेहरबानी करके बेसिक वर्ड सुन के उसको स्किप मत कर देना। बेसिक है मगर बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन, बेसिक्स ऑफ डेफिनेशन। तो क्या कहा गया है कि भाई डेरिवेटिव्स का सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो। क्या कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट क्लास। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू जो है वो किसी और एसेट क्लास से डिराइव होता है। वो एसेट क्लास, अंडरलाइंग एसेट क्लास जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि डेरिवेटिव अपने आप में खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसकी वैल्यू कहीं से और से खींच के आती है, डिराइव करके आती है। वो हो सकता है मेटल, मेटल उसका अंडरलाइंग एसेट जो है वो मेटल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, कॉमोडिटी भी हो सकता है, या फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकती है। हो गए कंफ्यूज? चलिए थोड़ा क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये बॉक्स है मेरे पास, ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। इसका अपने आप में ये जो पेपर बॉक्स है इसका अपने आप में, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है इसके अपने आप में कोई वैल्यू होगा। मान लीजिए कि ये इसका कॉस्ट होगा 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। अगर मुझे खरीदना है 10 रुपए दूंगा, बेचना है 10 रुपए मुझे मिलेंगे। मान लीजिए कि इसका ये कॉस्ट है। अब इसके अंदर अब इसके अंदर मान लीजिए कि मैं एक, फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक का शेयर डाल देता हूं, जिसका वैल्यू करीबन मान लीजिए मार्केट प्राइस है अभी 18 रुपए। अब इसका वैल्यू, बॉक्स का वैल्यू कितना हो गया? बॉक्स का कुछ खुद ना खुद तो इंटरेस्टिंग वैल्यू था ही था, 10 रुपए। और इसके अंदर मैंने शेयर डाल दिया 1800 रुपए का। इस बॉक्स का वैल्यू बन गया 1810 रुपए।
अब कल इस बॉक्स का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा वो किस पर डिपेंड करता है। एचडीएफसी का शेयर बढ़ेगा तो इस बॉक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, एचडीएफसी का शेयर घटेगा तो इसका वैल्यू भी घटेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक डेरिवेटिव हो गया। ये बॉक्स जो है ना, जिसका वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू खुद का कुछ है वो फिक्स है, बट उसके अंदर कुछ एसेट डाला, उसकी प्राइस के ऊपर इसका मूवमेंट बेस्ड होता है। थोड़े और क्लियरिटी की तरफ जाते हैं, इसके अंदर बात करते हैं डिराइव्ड फ्रॉम समबडी एल्स। जब मतलब ये वैल्यू जो है वो कहीं और से डिराइव होती है, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी शुरुआत जो हुई वहां से बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। आप देख लीजिए, ये कोई भी एसेट क्लास से यहाँ पे स्क्रीन को दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसमें से कोई भी एसेट क्लास इसका अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। और ये अंडरलाइंग एसेट, ये वर्ड आपको याद रखना है, डेरिवेटिव्स बिना किसी अंडरलाइंग एसेट के नहीं हो सकते। राइट, दैट एसेट क्लास कुड बी इंडेक्स, शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी लाइक ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, कॉल, मेटल हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है। सो चलिए समझते हैं डेरिवेटिव्स। मान लीजिए कि आपकी एक एयरलाइन कंपनी है, राइट। अब आपकी जो एयरलाइन कंपनी है, दुनिया भर में आपकी फ्लाइट्स जो है इधर उधर जा रही है, सब जगह पे आपकी फ्लाइट्स जो है वो जा रही है, और आपका बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपका सबसे मेन कंसर्न क्या रहेगा, आपका मेन कंसर्न रहेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर ना हो जाए बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइस। तो आपको लगता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, और ये रिस्क को मैं हेज करना चाहता हूं। ये ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, और उसको मैं हेज करना चाहता हूं। तो आपने क्या किया, आप गए किसी के पास जिसको लगता है, जिसका व्यू आपसे उल्टा है, आपको लगता है प्राइस बढ़ जाएंगे, सामने वाले का व्यू है कि प्राइस घट जाएंगे। तो आप गए किसी बैंक के पास, मान लीजिए कि आप गए गोल्डमैन शेक के पास, ये बैंक के पास गए, और इसको आपने बोला कि भाई मुझे ऑयल की 6 महीने के बाद डिलीवरी चाहिए, XYZ गैलन्स। मैं अभी क्वांटिटी में नहीं जाऊंगा, बट आपने बोला कि मुझे ऑयल की जो चाहिए वो चाहिए $100 पे, मुझे मेरा जो ऑयल चाहिए वो चाहिए। क्या बेचने के लिए तैयार हो? अभी नहीं चाहिए मुझे, मुझे जो चाहिए वो कब चाहिए, मुझे चाहिए ये आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद मुझे चाहिए। आपने बोला मुझे 6 महीने के बाद ये ऑयल आप बेचोगे 100 गैलन। हाँ, वो गोल्डमैन ने बोला बेच देंगे हम आपको। आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी 6 महीने, डिलीवरी आज नहीं होने वाली है, देखिए डिलीवरी आज नहीं होने वाली है, डिलीवरी कब होने वाली है, 6 महीने के बाद। यानी कि आज आपने जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ये बन गया आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब आप रिलैक्स हो, बिकॉज अब 6 महीने के बाद ऑयल के प्राइसेस अगर 110 हो गए बढ़ के, तो आपको टेंशन नहीं है, आप गोल्डमैन शेक के पास जाओगे, राइट, और आपने तो 100 रुपए में ऑयल बुक कर दिया। बट नॉर्मली रियल लाइफ में ये ऐसे नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होगा, आप गोल्डमैन शेक के पास जाओगे, वो होगा मैं तो बैंक हूं, मैं तो ऑयल बेचता नहीं हूँ, राइट। हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सही है, 100 का 110 हो गया, सही है। तो वो क्या करेगा, 10 रुपए का जो एडिशनल है ना डिफरेंस, वो आपके साथ मॉनिटरी टर्म्स में एक्सचेंज करेगा, सेटलमेंट करेगा, बोलेगा $10 आप मुझसे ले लो, मल्टीप्लाई में जितने भी गैलन का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और बाकी का $100 आप अपनी जेब में से निकाल के ऑयल जो है वो मार्केट से खरीद लो। तो नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ ना जो प्राइस डिफरेंस का, वो हुआ कैश में। कैश यानी कि वो रोकड़ा वाला कैश नहीं, ब्लैक मनी वाला कैश नहीं, कैश यानी कि मॉनिटरी टर्म्स में सेटलमेंट हुआ। तो आपके और गोल्डमैन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको कहेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पे आपने फ्यूचर का एक एक अंडरलाइंग एसेट सिलेक्ट किया, जैसे कि ऑयल है, फ्यूचर का एक स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट किया। आप दोनों ने बीच में मिलके क्वांटिटी डिसाइड किया, म्यूचुअली आपने एक कस्टमाइज क्वांटिटी डिसाइड किया कि भाई इतना गैलन या इतना बैरल्स या इतना बैरल्स, वो बैरल्स का क्वांटिटी भी आपने डिसाइड किया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एक प्राइस आपने डिस्कस किया, उस प्राइस पे अब वो गोल्डमैन शेक जो है वो आपको ऑयल डिलीवर करने के लिए बंद गया। बट एक्चुअली वो ऑयल नहीं देगा, वो क्या देगा, प्राइस का जो डिफरेंशिएशन हो। अच्छा, उससे उल्टा हुआ, 90 रुपए हुआ, तो क्या होगा, अगर 90 रुपए हुआ तो क्या होगा, आपको उसे 10 रुपए देने पड़ेंगे, $10 देने पड़ेंगे, सॉरी। $90 हो गया, प्राइस घट के 90 हो गया, $100 का 90 हो गया, तो क्या वो आपको तो उसके पास से $100 में लेना है। तो आप उससे ऑयल खरीदोगे नहीं, एक्चुअल ऑयल नहीं खरीदोगे, बट आप उसको $10 उसको दे दोगे और बाकी का $90 का आप ऑयल खरीद लोगे। मगर आपका जो रिस्क था आपने 100 पे एक निर्धारित कर दिया। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके और उसके बीच में आपस में बना है, इसलिए इसको फ्यूचर नहीं कहेंगे, सॉरी फॉरवर्ड कहेंगे। एक तो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हुआ डेरिवेटिव। अब 6 महीने तक आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए ये कागज, चलिए एक काम कर लेते हैं, ले लेते हैं कागज है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और गोल्डमैन शेक के बीच में हुआ। तो ये पेपर का वैल्यू बन गया $100 का, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका। अब 6 महीने के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है।
अब 6 महीने के बीच में भी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए कि डॉलर का प्राइस हो गया 105, उस टाइम पे अगर आपको मार्केट में जाके इसको एनकेश करना है तो कर सकते हो, ₹105 में एनकेश कर सकते हो। किसी को बोलोगे देखो मेरा गोल्डमैन के साथ $100 का ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, आपको 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में से निकल जाना था, आप निकल गए और किसी और को बेच दिया, जो $105 में गोल्डमैन शेक के साथ करार करने वाला था उसकी जगह पे आपने बेच दिया उसको। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स यानी कि कोई प्रोडक्ट का फ्यूचर में आप उसका आज ही एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो बाइंग सेलिंग का, बट उसका डेट होता है एग्जीक्यूशन फ्यूचर का होता है, उसका एक क्वांटिटी होता है और एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप डील करते हो, उस पे आप और सामने वाला व्यक्ति बायर और सेलर दोनों जो है उस पर्टिकुलर डेट को, फ्यूचर की डेट को उसका सेटलमेंट करते हैं, या तो डिलीवरी में या तो कैश सेटलमेंट में। तो डेरिवेटिव्स, बेसिक डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो कह रहे हैं कि भाई द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो समझ में आया, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक अंडरलाइंग एसेट होता है जिसका वैल्यू है, जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला है बाइंग सेलिंग, उसका वैल्यू है वो बदलता रहता है एसेट क्लास के प्राइस के प्लस माइनस। जैसे जैसे ऑयल का प्राइस प्लस माइनस होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उसका भी प्राइस जो है वो प्लस माइनस होगा। तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। अब बात करते हैं हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन। यहां पे आपको रट्टा मारना है, इसमें से हो सकता है एक आध सवाल आ जाए आपको 1 मिनट का, इसलिए समझाने में तो मैं क्या करूं, मतलब इसमें मैं क्या आपको बोलूं, 12वीं सदी में स्टार्ट हुआ था यूरोपियन ट्रेड फेयर में, ये समझाने वाली बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं सदी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए थे यूरोपियन ट्रेड फेयर में, जहां पे बायर और सेलर आते थे और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते कि भाई फ्यूचर में मैं आपको मेरी ये जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होने वाला है, फिर वो वीट हो सकता है या वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, वूलन प्रोडक्ट हो सकता है, कि मेरी प्रोडक्ट है 6 महीने के बाद रेडी होगी, चलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको इतनी प्राइस में दे दूंगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करके चले जाते थे और 6 महीने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते थे, एक्चुअल डिलीवरी वो प्राइस जो डिसाइड होती थी उसके बेसिस पे डिलीवरी होती थी और उसका एग्जीक्यूशन होता था। 12वीं सदी से इसकी बुक में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से 12वीं सदी से शुरुआत होती है मेरे हिसाब से, जब से भी ट्रेडिंग और ये व्यापार चालू हुआ है तब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम डेरिवेटिव्स का उपयोग कर ही रहे हैं। मैंने अपने घर के लिए फ्लोरिंग के लिए अभी टाइल्स का ऑर्डर दिया, अब 1 महीने के बाद मुझे चाहिए टाइल्स, पर मैंने अभी से उसको ₹83 के हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर्टिकुलर स्टाइल बुक कर दिया, राइट। उसका एक डाउन पेमेंट देके मैंने उसके पास से रिसीट ले ली, वो रिसीट मेरे लिए डेरिवेटिव है। अब वो ₹83 में वो टाइल्स मुझे 1 महीने के बाद डिलीवर करने के लिए वो बंद गया, तो वो काइंड ऑफ डेरिवेटिव ही हुआ ना। अब ये जो रिसिट है उसका वैल्यू है वो प्लस माइनस होगा फ्यूचर में, राइट। अगर मान लीजिए उसका प्राइस हो गया ₹90, वो पर्टिकुलर, और मैं अगर ट्रेडर होता, मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन होता और ₹90 में होता, तो मैं क्या करता, ₹83 वाला उसके पास से लेके मार्केट में 90 में बेच देता। ठीक है, यहाँ पे तो मैं यूजर हूँ, बट एज ए यूजर मैंने बायर, मेरा जो सेलर है उसके पास से जो कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने के बाद डिलीवरी, वो भी काइंड ऑफ डेरिवेटिव ही हुआ। अभी एक्चुअल ट्रेड नहीं हुआ है, फ्यूचर में ट्रेड होने वाला है, उसका क्वांटिटी हमने डिसाइड किया, प्राइस हमने फिक्स कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं डेरिवेटिव्स। 13वीं सदी में वूलन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 20-20 साल तक के प्रोडक्शन जो वूलन होते थे ना, वो एडवांस में बेच रहे थे इंग्लिश एसेस्टाइन जो मोनेस्ट्रीज थी ना वो। फिर ट्यूलिप मैनिया की बात करें, ट्यूलिप बल्ब, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब में जाइएगा, ट्यूलिप मैनिया करके पूरा एक ट्यूलिप नाम के जो फूल होते हैं ना उसके जो बल्ब होते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने पैसा गंवाया। वो ट्यूलिप मेनिया में भी डेरिवेटिव्स का बहुत उपयोग होता था, लोग फ्यूचर के ट्यूलिप के प्रोडक्शन एडवांस में खरीद रहे थे बड़ा भाव देके, और लोगों ने पैसा गंवाया। 17वीं सदी में जापान ने चालू किया राइस के अंदर डेरिवेटिव्स, राइट। जापान में डोजिमा करके ओसाका के बाजू में एक एरिया है, वहां से राइस का फ्यूचर ट्रेडिंग चालू हुआ। 18वीं सदी में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने फॉरवर्ड कॉमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, कॉमोडिटी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, यानी कि ऑफिशियली किसी बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट इश्यू किए है, वो 19वीं सदी की मिड में हो गया, 1848 यानी कि 19वीं सदी के मिड में हो गया। फ्यूचर का सबसे पहला एक्सचेंज सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज 1919 में बना। इंडिया में आते आते करीबन और 100 साल लग गए, इंडिया में डेरिवेटिव्स को आते आते 100 साल लग गए। इंडिया में उससे पहले 100 साल से डेरिवेटिव्स मार्केट जो है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला रट्टाफिकेशन है तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़े, याद रहे तो ठीक है, वरना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करेगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें आपका 1 मार्क आएगा, इससे ज्यादा का कोई क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला नहीं है, बट एक बार देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो अच्छा है, राइट। तो इसमें पढ़ाने वाली कोई चीज नहीं, समझाने वाली कोई चीज नहीं, सिर्फ रट्टाफिकेशन है। करना है कर सकते हो, अवॉइड करना अवॉइड कर दो, इससे एक मार्क्स से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेन चीज इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट क्या कब से स्टार्ट हुआ वो बात करते हैं। अब 100 साल हो गए इंडिया में, हर जगह पे डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है, कमोडिटी में, शेयर्स में, इंडेक्स में। अब इंडिया में भी लोग बोल रहे हैं भाई, इंडिया गवर्नमेंट को बोलेगा भाई इंडिया के बाहर इतना बड़ा मार्केट हो चुका है डेरिवेटिव्स का, भाई इंडिया में हमें भी ऑप्शन दो ऐसा कुछ कि हम भी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर पाए।
इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेडिंग था वो प्रोहिबिटेड था। सेबी ने क्या किया, पहला कमेटी का गठन किया, एलसी गुप्ता। उसको बोला, अब कमेटी बनती रहती है, ऐसी कोई भी चीज आनी है तो उससे पहले वो ये पूरी फॉर्मेलिटी डेमो ब्यूरोक्रेसी आपको पता होगी, कमेटी बनेगी, उसको बोलेंगे आप फ्रेमवर्क दो। तो ये जो पहली कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे एलसी गुप्ता, उसने 2 साल के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया, मार्च 17 1998 में, और बोला कि भाई इंडिया में अगर लॉन्च करना है तो डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करो, तो आसानी हो जाएगी। उसको सिक्योरिटी ही बोलो डेरिवेटिव्स को, ताकि सिक्योरिटी मार्केट के जितने भी लॉस है वो उसके अंदर लग जाएंगे। अब 2 साल के अंदर ये कंक्लूजन लेके आया वो, आई डोंट नो और क्या किया, इससे ज्यादा बुक में नहीं दिया और मैं भी पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हमारे लिए शायद एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एलसी गुप्ता की जो कमिटी थी उन्होंने डेरिवेटिव्स को क्या रिकमेंड, सेबी को डेरिवेटिव्स के बारे में क्या रिकमेंडेशन दिया था। तो उसमें आ सकता है कि भाई डेरिवेटिव्स को एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करने का रिकमेंडेशन, और 3 4 अलग अलग ऑप्शन, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो डेरिवेटिव्स को एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करने का ऑप्शन, याद रखिएगा। दूसरा फिर कमिटी बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जे आर वर्मा। उन्होंने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया, अक्टूबर 1998 में बेसिक फ्रेमवर्क दिया कि भाई डेरिवेटिव्स को लाना है तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, मार्जिन का सिस्टम क्या होना चाहिए, मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, वो सारी सिस्टम वगैरह का जो रिपोर्ट था, डिपॉजिट का, किसको इसके अंदर मेंबर बनाना है, ब्रोकर का उसके अंदर लायकात क्या होना चाहिए, कितना डिपॉजिट लेना चाहिए, ये सारा जो बेसिक लीगल फ्रेमवर्क बोलोगे, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बोलोगे, वो बेसिक सबसे पहला जो ढांचा तैयार हुआ वो अक्टूबर 1998 में। तो 1998 के अंदर ये फ्रेमवर्क तो रेडी हो गया, बट अभी फ्रेमवर्क रेडी नहीं होने से तुरंत ही लॉन्च हो गया ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो क्या होगा, लॉ में चेंज करना पड़ेगा। तो 1999 में ये पूरा एक्ट है द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA, उसको अमेंड किया, और अमेंड करके डेरिवेटिव्स जो है उसको एक्चुअली सिक्योरिटीज के डोमेन में इंक्लूड किया। तो जो पहली कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था ना डेरिवेटिव्स को एज अ सिक्योरिटीज में ऐड करो, वो हुआ 1999 में। और उसके लिए पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना, वो गवर्नमेंट ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए बनाया। फिर मार्च 2000 में ये फ्रेमवर्क बन गया। उसके बाद मार्च 2000 में गवर्नमेंट ने अपने 3 दशक पुराना जो एक सर्कुलर था, जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है ना सिक्योरिटीज में, वो प्रोहिबिटेड किया हुआ था, सिक्योरिटीज में फॉरवर्ड ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, उसको, जो सर्कुलर था उसको नलीफाई किया, उसको वापस ले लिया। वो 30 साल पुराना सर्कुलर था जिसने कहा था कि सिक्योरिटीज के अंदर आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, उसको हटाया। अब आया जून 2000। जून 2000 में दो जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, उसको बोला कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करो, आपको अलाउड है। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी बेस्ड इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर स्टार्ट हुए। फिर उसके 1 साल के बाद जून 2001 में इंडिविजुअल स्टॉक और इंडेक्स, स्टॉक यानी कि आपका रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, वो और इंडेक्स, उसके ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। और नवंबर 2001 आया, तब जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स थे उसके फ्यूचर्स का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। यानी कि नवंबर 2001 से अगर हम कहें तो हमारा जो इक्विटी का जो डेरिवेटिव मार्केट है वो कंप्लीट हुआ, जहां पे आपके पास इंडेक्स के भी फ्यूचर ऑप्शन है, स्टॉक के भी फ्यूचर ऑप्शन है। राइट, इतना याद रखिएगा। इसमें से सवाल आ सकते हैं टाइमलाइन के हिसाब से कि कब NSE BSE को परमिशन मिला, कब स्टॉक फ्यूचर स्टार्ट हुआ, कब इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट हुआ। सिंपल है, ज्यादा नहीं, आप दिमाग में एक टाइमलाइन बिठा लो, हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल। कितने तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं? 4 तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। तो चारों तरीके के डेरिवेटिव्स उसमें पहले हम फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड यानी कि क्या, जैसे कि आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल, ओके, हियर इट इज। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे हमारे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे को जानते हैं। एक फिक्स अंडरलाइंग एसेट होता है, जैसे कि मान लीजिए आप और मैं डिसाइड करते हैं, मेरा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल व्यापार है सोयाबीन का। मैं आपको बोलता हूं कि 6 महीने के बाद सोयाबीन जो है ना, वो मैं आपको दे दूंगा 50 रुपए के भाव में। कितना भाई? 100 किलो। तो आपने और मैंने दोनों ने मिल के क्वांटिटी डिसाइड किया। यानी कि हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप और मैं डिसाइड कर रहे हैं, कोई एक्सचेंज डिसाइड नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई स्पेसिफिक फ्यूचर डेट हम डिसाइड करेंगे कि भाई इस दिन हम डिलीवरी की बात करें, मान लीजिए इस केस में हम बात कर रहे हैं 6 महीने की, 6 मंथ्स की। तो 6 महीने के बाद मैंने आपको कहा कि मैं आपको 50 रुपए में बेच दूंगा, आपने बोला हाँ ठीक है खरीद लेंगे। तो 6 महीने है, उसका डेट हुआ एग्जीक्यूशन का, और एक पर्टिकुलर प्राइस, तो जहां पे जो हमने 50 रुपए डिसाइड किए ना, वो 50 रुपए में मैं आपको 100 किलो सोयाबीन देने के लिए बंध गया हूं। और आपके मेरे बीच में ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट हुआ, बीच में कोई एक्शन नहीं है। यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये हुए एग्जीक्यूटेड ऑन दी ओवर द काउंटर, इसलिए इसको OTC भी कहते हैं।
सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर यानी कि आपके और मेरे बीच में इसके बारे में एक्सचेंज को कुछ पता नहीं है, राइट। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब यही कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर बन जाता है। कब बन जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? जब ये एक्सचेंज के माध्यम से होता है। एक्सचेंज में बहुत सारे लोग सोयाबीन बेचने आए, बहुत सारे लोग सोयाबीन खरीदने आए और आपस में खरीदी और बिकवाली कॉन्ट्रैक्ट तो किया, तो ये भी एक फ्यूचर है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। सिमिलर ही, एकदम सिमिलर। फर्क इतना है कि ये एक्सचेंज पे होता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे को पहचानते नहीं है और सेटलमेंट का जो काम है वो एक्सचेंज करता है। यानी कि आपने 100 किलो खरीदा, सामने वाले ने 100 किलो बेचा, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो। जो फाइनल सेटलमेंट है वो एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। यहां पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉरवर्ड में क्या होता है, आप 101 केजी का भी कर सकते हो, आप और आपकी सामने वाली पार्टी, आप दूसरों की एक दूसरे के साथ जो भी आपका जो ना डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ चलो 100 किलो करते हैं, 200 किलो करते हैं, 125 किलो करते हैं, 126 किलो करते हैं, यानी कि टर्म्स आपके हिसाब से होगी। टाइमिंग भी आपके हिसाब के 5.5 महीने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, 5 महीने के बाद, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आता है ना वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट का एक लॉट होता है कि भाई ये पर्टिकुलर इंडेक्स है तो इसका 50 का लॉट है, 50 के मल्टीपल में ही आप ट्रेड कर सकते हो। 50 के मल्टीपल में ही आप ट्रेड कर सकते हो। या तो फिर उसका एक्सपायरी डेट है वो भी फिक्स होता है कि ये जून का एक्सपायरी, जुलाई का एक्सपायरी, अगस्त का। आप अपने हिसाब से कोई स्पेसिफिक डेट चुन नहीं सकते, यानी कि टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर किसको कहेंगे? जहां पे लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट ये स्टैंडर्डाइज है। एक्सचेंज में इसका ट्रेडिंग भी होता है, यानी कि आप एग्जीक्यूशन डे तक वेट करोगे जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूशन डे से पहले उसको बेच के निकल भी सकते हो। और यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है ना फ्यूचर में, आपने और मैंने मान लीजिए कि एमसीएक्स पे सौदा किया, अभी हम भले इक्विटी की बात करें बट सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए सोयाबीन का सौदा किया, तो मुझे आपको सोयाबीन जो है वो फिजिकल डिलीवरी नहीं देना। जो आपका और मेरा प्राइस का डिफरेंस है, जैसे कि 50 रुपए में मैंने बेचे थे, आपने 50 में खरीदे थे, एग्जैक्टली एक महीना खत्म हुआ, उस टाइम पे उसका भाव 55 है, आपको फायदा हो गया, बट मुझे तो 50 रुपए में आपको देने ही देना है। तो क्या होगा, 5 रुपए का जो एडिशनल प्राइस हुआ वो मैं आपको सेटल कर दूंगा, मैं एक्सचेंज को दे दूंगा, एक्सचेंज आपको दे देगा। ये हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सचेंज के थ्रू होता है और स्टैंडर्डाइज होता है, जिसका खरीदारी और बिक्री एक्सचेंज ट्रेडेड हो जाता है, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर है सबको, राइट? क्लियर? चलिए इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। कहां पे इसका उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है। अभी हम इक्विटी की बात, देखिए ये चैप्टर इक्विटी है, मगर इसको समझने के लिए मैं अभी कुछ कमोडिटी के एग्जांपल ले रहा हूं। सेम चीज आप समझ जाओगे स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमोडिटी से ये एग्जाम्पल थोड़ा और आसान हो जाता है, राइट। फॉरवर्ड और फ्यूचर का डिफरेंस क्या है? मान लीजिए आप व्यापारी हो, आप व्यापारी हो और आप सोयाबीन खरीदते हो, और आपने अपने बेटे को कहा, आपका बेटा जो है वो एमबीए करके आया और वो भी आपके बिजनेस में जुड़ना चाहता है। आपने अपने बेटे को कहा कि भाई हमें 1 लाख किलो सोयाबीन 6 महीने के बाद चाहिए। 6 महीने के बाद 1 लाख किलो सोयाबीन खरीदना है। अब आप गए एनएससी में और एनएससी वाले को बोला कि भाई मुझे 1 साल के बाद सोयाबीन खरीदना है, क्या करेगा? वो लात मार के भगा देगा, भाई हम यहाँ पे तो सिक्योरिटी का ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करते। तो आप समझ गए कि भाई यहाँ पे तो इक्विटी का ट्रेडिंग होता है, तो बीएससी में जाऊंगा तो वहां पे भी लात पड़ेगी। तो आपने किसी को पूछा कि भाई कमोडिटी का अगर मुझे फ्यूचर फ्यूचर में बाई करनी है तो वो कौन से एक्सचेंज पे कर सकता हूं, तो आप गए एमसीएक्स पे। किसी ने बोला एमसीएक्स पे जाओ, वहां पे कमोडिटी के सौदे होते हैं। आप एमसीएक्स के एक्सचेंज पे गए, वहां पे जाके बोला कि मुझे 1 लाख किलो सोयाबीन जो है वो खरीदना है 6 महीने के बाद, पर्टिकुलर प्राइस पे। उसने बोला नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे यार पॉसिबल क्यों नहीं है, आप तो कमोडिटी में ट्रेड करते हो, आपके यहाँ पे सोयाबीन का ट्रेडिंग होता है, मैंने देखा है, फ्यूचर्स बनते हैं। बोला, वो बोला पॉसिबल इसलिए नहीं बिकॉज आप 1 लाख किलो मांग रहे हो, हमारे यहाँ पे तो 70,000 किलो का लॉट है, या तो 70,000 लो एक लॉट, या 2 लॉट लो, 1,40,000। आप बोलोगे यार 70,000 लोग तो भी कोई फायदा नहीं है, 1,40,000 किलो लेके जाऊंगा, राइट, तो भी कोई फायदा नहीं। तो आपके बेटा जो है वो आपके पास वापस आया और बोला पिताजी एमसीएक्स में तो दिक्कत है, वहां पे तो अपना काम नहीं होगा बिकॉज हमें 1 लाख किलो चाहिए, आपने बोला है। और और पिताजी ने बोला कोई चिंता नहीं कर, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, राइट। बेटे ने बोला क्या? पिताजी ने फोन उठाया, फोन घुमाया, मिस्टर पटेल, चलो मिस्टर पटेल को फोन किया, राइट, और बोला अरे पटेल अंकल, 1 लाख किलो सोयाबीन 6 महीने के बाद चाहिए, 45 रुपए में मिलेगा। अभी प्राइस चल रहा है 40 रुपए, 40 रुपए अभी प्राइस चल रहा है। बट आपको डर है कि कहीं पे भाव बढ़ गए तो आपको महंगे में ना खरीदना पड़े, इसलिए आपने बोला 6 महीने के बाद चाहिए 45 रुपए में, राइट।
उसने बोला हाँ ठीक है। आपको लगता है भाव बढ़ेंगे, उसको लगता है भाव कम होंगे, तो आप दोनों ने सौदा कर लिया। ये हुआ ओवर द काउंटर, जहां पे क्वांटिटी आपने डिसाइड किया, टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया। ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए मार्केट में प्राइस उस टाइम पे 50 रुपए हो गया, आपका तो फायदा हो गया। पटेल अंकल है, वो 45 रुपए में आपको देने के लिए बंधे हुए कॉन्ट्रैक्ट से, उसको उसको ऑनर करना है कॉन्ट्रैक्ट को। आप वहां से लेके 50 में मार्केट में भी बेचोगे तो आप 5 रुपए का आपका फायदा हो गया। 55 हो गए तो आपका 10 का फायदा होगा, 60 हो गया तो आपका फायदा हो गया। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उससे उल्टा, अगर मार्केट में उस टाइम पे भाव 35 रुपए हो गए, तो आपको तो पटेल अंकल के पास जाके 45 में खरीदने, बिकॉज आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको उसको ऑनर करना है। अब आप सोचिए, इस ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है ओवर द काउंटर। इसमें रिस्क क्या है? इसमें डिफॉल्ट का रिस्क है, जिसको हम काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हैं। 6 महीने के बाद मान लीजिए पटेल अंकल ने बोल दिया नहीं, मैं नहीं दूंगा, आपने फोन करना चालू किया, उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। या उल्टा, या उल्टा हो गया, भाव कम हो गया, आपने पटेल अंकल का फोन उठाना बंद कर दिया, तो वो पटेल अंकल के लिए रिस्क हो गया। वो हो गया काउंटर पार्टी रिस्क। समझ रहे हो? काउंटर पार्टी रिस्क है इसके अंदर, लिक्विडिटी रिस्क है इसके अंदर। ये दो रिस्क है इसके अंदर, बड़े मेजर रिस्क की अगर बात करें तो। अब सोचेंगे वो पटेल भाई है वो, आप तो सोयाबीन के व्यापार में काफी टाइम से हो, तो पटेल अंकल ने आपको 45 दिया तो वो अनलिमिटेड रिस्क लेने के लिए तैयार क्यों है? मान लीजिए कि कहीं पे बारिश वारिश में दिक्कत आई, तो प्राइजेस कई बार आपने देखा है कि 50 60 70 भी जा सकता है। उसने ये रिस्क लिया क्यों? उसका इसके पीछे क्या रीजन? तो पटेल अंकल भी ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके रिस्क ले रहे। मान लीजिए कि आपसे जब बात कर रहे थे, 1 लाख का सौदा कर रहे थे, सामने स्क्रीन था, सामने स्क्रीन पे वो एमसीएक्स खोल के बैठे थे, एमसीएक्स में उन्होंने 2 लॉट 70,000 के देखा कि 6 महीने के बाद कितने में मिल रहे हैं, देखा कि 42 रुपए में मिल रहे। जो आपने 45 का सौदा किया वो ऑनलाइन एमसीएक्स में 42 चल रहा था, उसने वो 2 लॉट वहां से खरीद लिए 6 महीने के बाद। यानी कि 3 रुपए का फायदा वो करके बैठे 1 लाख किलो की क्वांटिटी पे। अब 6 महीने के बाद वो क्या करेंगे, एमसीएक्स में वो खरीदेंगे, मतलब वो सेटलमेंट करेंगे, 42 में खरीदेंगे, आपको 45 में दे देंगे, तो उनका तो 3 रुपए का फायदा हो गया बैठा। आप बोलोगे 40,000 का क्वांटिटी और भी उसके पास पड़ा है ना, एडिशनल। तो भैया ये पटेल अंकल शायद वो हो सकते हैं कि जो आपके जैसे काफी सारे व्यापारी हैं, उनके पास से सोयाबीन के ऑर्डर्स जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे लोग जिनको एक्सचेंज का ज्यादा ज्ञान नहीं है, डेरिवेटिव्स का ज्ञान नहीं है, या वो स्टैंडर्डाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो लोग आए पटेल अंकल के पास। पटेल अंकल ने सबका कॉन्ट्रैक्ट मिला के जितना क्वांटिटी 6 महीने के बाद का खरीदा है, उतना वो कम प्राइस में ऑलरेडी एमसीएक्स में खरीद के बैठे। तो उन्होंने फ्यूचर खरीदा है, आपको आपने जो खरीदा है वो फॉरवर्ड खरीदा है, राइट। अब उन्होंने जो फ्यूचर खरीदा है ना, वहां पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। उन्होंने फ्यूचर जब खरीदा 42 रुपए का, किसी ने तो बेचा होगा 42 रुपए का, उसको काउंटर पार्टी रिस्क क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे जब एक्सचेंज के थ्रू सौदा करते हो ना, बायर और सेलर दोनों को मार्जिन देना पड़ता है, ताकि कोई एक बंदा अगर काउंटर पार्टी जो है रिस्क अगर क्रिएट हो, डिफॉल्ट करे, तो सामने वाले को नुकसान ना हो। इसलिए आप जो मार्जिन देते हो उससे सेफ्टी मिल जाता है काउंटर पार्टी रिस्क से। यहां तक क्लियर है? फ्यूचर एंड फॉरवर्ड क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए एचडीएफसी का मान लीजिए आज 1800 रुपए का स्पॉट प्राइस, यानी कि आज खरीदना है तो कितने में मिलेगा, उसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। आज 1800 में मार्केट में एचडीएफसी का शेयर मिल रहा है, बिक रहा है, और आपने 1 महीने के बाद 1818 रुपए का खरीद लिया फ्यूचर में, राइट। तो क्या होगा, 1 महीने के बाद आपको 1818 में पता है कि मिलने वाला है, उस टाइम पे मार्केट में 1818 से ऊपर स्पॉट प्राइस में प्राइस चला गया एचडीएफसी का, तो आपको फायदा है, और नीचे चला गया तो आपका नुकसान है। बेसिक है, इसको और डिटेल में देखेंगे, फायदा कैसे होता है, इसका ट्रेड ऑफ कैसे बनता है, मैट्रिक्स कैसे बनता है, कैसे गिनते हो, नफा नुकसान, कॉस्ट क्या लगता है, ये सारा देखेंगे। पहले बेसिक क्लियर कर लो, ये बेसिक है इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं यहाँ पे, राइट। ये बेसिक है इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मैं समय ले रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर। बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन यानी कि क्या? काफी लोगों को ऑप्शन जो है ना वो बहुत टेक्निकल लगता है। अरे यार, ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइटर, सेलर, बायर, कुछ नहीं। अगर आपको इंश्योरेंस समझ में आता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये समझ में आता है ना, तो ऑप्शन बहुत इजी है। ऑप्शन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ प्रीमियम ओनली, प्रीमियम ओनली, राइट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला, सोयाबीन वाला हमारा एग्जांपल है ना, उसको याद करिए, राइट। मान लीजिए आप गए, आप गए और आपने कॉन्ट्रैक्ट जो पटेल अंकल से किया, कुछ ऐसा किया कि ये देखो, ये कूपन है, ये कूपन है जिस पे लिखा है कि आप 6 महीने के बाद मुझे 45 रुपए में सोयाबीन बेचोगे, उसके लिए मुझे ये कूपन प्रोड्यूस करना है।
पटेल अंकल ने बोला कि आप आओगे तो मैं 45 में दे दूंगा, मगर ये कूपन लेके आना। ये कूपन अगर आपके पास है तो इस पे लिखा हुआ है 45 रुपए में मुझे आपको 1 लाख किलो सोयाबीन देना है, राइट। तो ये कूपन है मेरे पास, ये कूपन मेरे पास है। अगर 6 महीने में मैं उसके पास कभी भी गया तो वो जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले कभी भी गया और ये कूपन मैंने दिया तो मुझे 45 में सोयाबीन मिल जाएगा। अब मुझे ये कूपन लेके जाना जरूरी नहीं है, हो सकता है इसको मैं फाड़ के फेंक भी दूं। अगर मैंने फाड़ के फेंक दिया तो पटेल अंकल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है 45 रुपए में देने का। ये कूपन मैंने आपको पेश दिया, आप अगर वो कूपन लेके पटेल अंकल के पास जाओगे तो 45 रुपए में आपको ये सोयाबीन 45 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि ये कूपन ने आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, राइट दिया है कि अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक डेट से पहले उस कॉमोडिटी को खरीद सकते हो, राइट दिया है। आप बोलोगे इसमें पटेल अंकल का क्या फायदा, पटेल अंकल का क्या फायदा। अब पटेल अंकल को शायद लगता है कि ये भाव यहां से बढ़ने ही नहीं वाला है 45 से ऊपर, मेरा फायदा ही है। उसने बोला ये कूपन मैं तभी दूंगा जब आप मुझे 2 रुपए दोगे, 2 रुपए दो तो ये कूपन मैं आपको दूंगा। तो आपका कॉस्ट हो गया 2 रुपए, वो प्रीमियम हो गया आपका। इंश्योरेंस में प्रीमियम होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करते हो, प्रीमियम पे करते हो। प्रीमियम पे करते हो उसका मतलब ये नहीं कि हर महीने हर साल में आपको क्लेम करना ही करना है। जिस दिन आपको वो पैसे का खर्चा होता है, आपको लगता है कि भाई ये मेरा नुकसान ना हो जाए कहीं पे, इसलिए आप वो उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते हो जब आप बीमार पड़ते हो, राइट। तो ये प्रीमियम आपने क्यों दिया है, कि जरूरत पड़ी तो यूज करूंगा इसका बेनिफिट, उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। तो वैसे ही ये प्रीमियम आपने दिया 2 रुपए का, उससे आपने एक राइट खरीद लिया, राइट खरीद लिया कि भाई मैं चाहूंगा तो इसको एक्सरसाइज करूंगा, अदरवाइज वो 2 रुपए आपके। तो अगर वो डेट चला गया, वो डेट चला गया तो ये वैसे भी ये नल एंड वॉइड हो गया। अब इस कूपन का कोई वैल्यू नहीं है जिस दिन का हमने इसमें डेट लिखा था, ये कूपन खत्म हो गया। और वो 2 रुपए जो प्रीमियम दिया था वो हो गया सेलर का, यानी कि मिस्टर पटेल का। समझ में आ रहा है। इसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बहुत कुछ है, राइटर है, सेलर है, बहुत कुछ है। तो जो बायर होता है ना वो प्रीमियम देता है। अगर खरीदने का राइट ये कूपन में लिखा है कि मैं ये तारीख से पहले कभी भी आके आपके पास से फलाने फलाने शेयर या तो एसेट इतने प्राइस में खरीद सकता हूँ। चलो इसके ऊपर लिख के देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ HDFC के 1000 शेयर रुपीस 1850 में। और इसका मैं डेट लिख देता हूँ, अभी क्या चल रहा है। ओके, इसका मैं डेट लिख देता हूँ मई 2025। आई डोंट नो आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, बट इसके अंदर मैंने सारी डिटेल लिखी है, राइट। क्या क्या लिखा है इसके अंदर, क्वांटिटी लिखी है, डेट लिखी है, प्रीमियम लिखा है। प्रीमियम लिखा है? नहीं लिखा है, चलो प्रीमियम भी लिख देता हूं। इसके लिए प्रीमियम मैंने आपको दिया है, वो है रुपीस 18। मैंने 18 रुपए पर शेयर का प्रीमियम दिया, यानी कि 18,000 का प्रीमियम दिया। अब 18,000 का मैंने जो प्रीमियम दिया, राइट, 18,000 का प्रीमियम दिया, तो मुझे राइट मिल गया कि 1000 शेयर मई 2025 से पहले कभी भी आके ये कूपन दिखाऊंगा। और मुझे आपको कंपलसरी मुझे 1000 शेयर बेचने पड़ेंगे। कितने में, ये जो प्राइस लिखा है 1850 उसमें, उसके लिए मैंने आपको 18,000 रुपए का प्रीमियम दे दिया है। अगर ये डेट चला गया, उससे पहले मैं ये कूपन लेके आपके पास नहीं आया, तो ये नल एंड वॉइड हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, और वो 18,000 का प्रीमियम आपका हो गया। तो आपने क्या किया, आपने 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 कॉल लिखा, आप कॉल के राइटर हुए। जो बेचता है ना, जो प्रीमियम कमाता है ना, वो बंदा राइटर कहा जाता है या तो सेलर कहा जाता है। उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, और उसका प्रॉफिट फिक्स है, जितना प्रीमियम मिला वही उसका प्रॉफिट है। अगर 1850 में मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपने 18 रुपए प्रीमियम लिया है, जो हमारे पास हम कहते हैं खाया है, तो 1850 से ऊपर अगर वो 2000 5000 हो गया प्राइस, रैली आ गया और 25-30% बढ़ गया, 2000 2500, तो ऊपर का जो भी डिफरेंस है, 1850 से ऊपर का जो भी डिफरेंस है, उतना आपका नुकसान है। उसमें से प्रीमियम निकाल दो, उतना आपका नुकसान है। आपका कमाई 18 रुपए का लिमिट हो गया अगर आपने बेचा है तो, बट आपका लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है। यानी कि ऑप्शन में आपको या तो आप जो खरीदता है ऑप्शन, उसको हक मिलता है, हक मिलता है चीजों को खरीदने का या बेचने का, एक फिक्स प्राइस पे, एक फिक्स डेट से पहले। और जो राइटर या सेलर होता है उसको प्रीमियम मिलता है। राइटर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, जो खरीदने वाला है ऑप्शन, उसका लॉस लिमिटेड है। मेरा 18,000 से ऊपर का लॉस नहीं है इस केस में। अगर मैंने ऑप्शन खरीदा तो मेरा 18, प्रीमियम इज द मैक्सिमम लॉस विच आई कैन इंकर इन दिस, अकॉर्डिंग इट। तो बायर का लॉस लिमिटेड है, प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता है उसका लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। जबकि सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है, प्रीमियम जितना, बट लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। यहां तक क्लियर हो रहा है। अगर ये इसमें लिखा है कि मैं कभी भी आके खरीद सकता हूं 1850 में, तो ये कॉल ऑप्शन हो गया। अगर इसमें लिखा है कि 1850 में मैं कभी भी आके आपको बेच सकता हूं, उसके लिए मैंने आपको प्रीमियम दिया है, बेचने का राइट खरीदने के लिए प्रीमियम दिया, तो ये पुट हो गया। सिंपल है,
ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे, इसका पूरा चैप्टर है। अभी मैं आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन समझा रहा हूँ। ऑप्शन में बायर जो है वो प्रीमियम देता है राइट खरीदने के लिए, हक खरीदने के लिए, उसका उतना ही कॉस्ट है, उससे ज्यादा का नुकसान कभी नहीं होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। बट जो सेलर है उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, प्रीमियम जितना उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। और यही अगर मार्केट में, यही कागज अगर मार्केट में लिस्टेड है, उसका ट्रेडिंग हो रहा है, तो ये यू नो कोई कभी भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा, जरूरी नहीं है उससे पहले भी मैं निकल जाऊं, आपको तीसरा कोई पार्टी उसको बेच दूं कि ये लो मेरा ऑप्शन, ये मेरे पास चिट्ठी है, इसका वैल्यू अभी इतना है। अभी मैंने 18 में खरीदा, उसका बेचने के टाइम वैल्यू 18 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स के उस टाइम पे एचडीएफसी का प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो अगर अंडरलाइंग एसेट यानी कि एचडीएफसी का भाव बढ़ेगा तो इस कागज का भी वैल्यू बढ़ेगा, और अंडरलाइंग एसेट यानी कि एचडीएफसी स्टॉक उसका प्राइस घटेगा तो भी इसका वैल्यू घटेगा। जैसे जैसे डेट नजदीक आएगा इसका वैल्यू कम होता जाएगा, जैसे जितना डेट दूर है उतना इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। डेट नजदीक आएगा तो पता है कि ये डेट चला गया, उसके बाद इसका कोई फायदा नहीं है, इसका वैल्यू जीरो हो जाने वाला है, इसलिए जितना डेट नजदीक आता है उतना भी प्राइस कम होता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट पे। यहां तक अगर क्लियर हो देन प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और चौथा जो है वो है स्वैप। दो पार्टीज के बीच में अरेंजमेंट हुआ कि फ्यूचर में एक फिक्स हमने जो निर्धारित किया है उस टर्म्स एंड कंडीशन पे कैश फ्लो का एक्सचेंज करेंगे, राइट। तो वो कहते हैं स्वेप। स्वेप हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में डिटेल में देखेंगे, यहां पे नहीं देखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन याद रखो। क्या है ये? टू एक्सचेंज अ कैश फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री, हमने एक फॉर्मूला भी डिसाइड किया, उस फॉर्मूले के हिसाब से कैश फ्लो को हम एक्सचेंज करेंगे, वो हो गया आपका स्वेप। स्वेप इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक सवाल आ सकता है, स्वेप क्या है? सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्वेप क्या है? इट्स अ एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज ऑफ कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला। ये सवाल आ सकता है, डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में जब इसका सब्जेक्ट आएगा, चैप्टर आएगा, तब बात करेंगे। तो ये चार तरीके के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट, कितने तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं? तो इसमें तीन तरीके के लोग होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, वो आता है हेजर। ये बंदा कौन है? जो जेन्युइनली रिस्क हेज करने आया। मान लीजिए मेरे पास 1000 शेयर पड़े हैं एचडीएफसी के, 2 महीने के बाद मुझे बेचने, अभी नहीं बेचना है, एक्स वाई जेड रीजन से, अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, 2 महीने के बाद बेचने, बट 2 महीने के बाद मान लीजिए उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो एक्चुअली मैं डेरिवेटिव्स को यूज करके मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको हेज करूंगा, राइट, उसको हेज करूंगा, उसको कहते हैं हेजिंग। एक्चुअल हेजिंग पर्पस के लिए ही डेरिवेटिव्स बने थे। डेरिवेटिव्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो हेज था। रिस्क एक बंदे को लगता है प्राइस बढ़ जाएगा, वो रिस्क है, एक बंदे को लगता है प्राइस कम हो जाएगा, वो रिस्क है, तो दोनों आपस में आके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डेरिवेटिव, और अपना जो रिस्क है उसको हेज करने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स प्राइस पे अपना रिस्क हेज करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए या तो फ्यूचर यूज किया, या तो ऑप्शन यूज किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज किया, वो अलग बात है। बट एक्चुअल में जो रिस्क हेज करने के लिए, जैसे हमने एयरलाइन कंपनी का एग्जांपल लिया था, एक एयरलाइन कंपनी है जो ऑयल पे निर्भर है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसको नुकसान होगा, तो उसने गोल्डमैन शेक या जेपी मॉर्गन के साथ जाके ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इतने प्राइस के अंदर $100 में मैं इतना क्वांटिटी आपके पास से 6 महीने के बाद खरीदूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एयरलाइन कंपनी को तो पता है कि 100 से ऊपर अब मेरी कॉस्ट जाएगी नहीं, उसने हेजिंग किया। तो जब आप एक्चुअली किसी चीज में ट्रेडिंग करते हो, कोई पर्टिकुलर एसेट आपके पास है, उसको एग्जिस्टिंग एसेट को हेज करने के डिलीवर, उसके अंदर एक रिस्क है, उसको एक लेवल पर रोकने के लिए आप जब यूज करते हो उसको कहते हैं हेजिंग, राइट। तो इसमें ज्यादातर हेजिंग कौन कौन करता है? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो इसके अंदर डील करते हैं हेजिंग के अंदर। आपका एक्सपोजर घटाना है, शेयर प्राइस जो है, राइट, मान लीजिए मेरा एक पोर्टफोलियो है 1 करोड़ रुपए का, और मुझे लगता है अगले 1 महीना बहुत गंदा है, अगला 1 महीना ट्रम्प का जो टैरिफ का ये जो चल रहा है ना, उसके चक्कर में मार्केट वोलेटाइल होगा, 1 महीने में मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। मुझे 1 महीने में जो वोलेटिलिटी है वो ऑब्जर्व कर लेनी है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो 5% से नीचे नहीं जाने देना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 महीने के बाद का एक फ्यूचर जो है ना, मेरे पोर्टफोलियो के वैल्यू का, जो मुझे लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो ज्यादातर निफ्टी के आसपास ही घूमता है, तो मैं निफ्टी का 1 करोड़ का फ्यूचर जो है वो 1 महीने बाद का सामने सेल कर दूंगा। हेज हो गया, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आते हैं ना, उसको कहते हैं हेजर्स। इनका ऑब्जेक्टिव है यहां से कमाने का नहीं है, अपना रिस्क है, एसेट क्लास जो उनके पास है, फिर वो एसेट क्लास कुछ भी हो सकता है, शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, करेंसी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट का कैश फ्लो हो सकता है, उसको फ्यूचर में कहीं पे वो प्राइस बढ़ जाए और उसको नुकसान ना हो जाए, उसको हेज करने के लिए आया, या प्राइस कम हो जाए उसके चक्कर में नुकसान ना हो जाए, उसको हेज करने के लिए वो है हेजर।
दूसरे आते हैं स्पेक्युलेटर्स। स्पेक्युलेटर्स यानी कि वो व्यक्ति जो एक्चुअली मार्केट मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये एसेट क्लास ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, और उसके अंदर ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं। यानी कि मैं फ्यूचर, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने निफ्टी का फ्यूचर बेच दिया। सामने मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिसको मैं हेज कर रहा हूं, मैं कोई पोर्टफोलियो हेज नहीं कर रहा हूं, ये पूरा पूरा का पूरा मेरा जो है वो स्पेक्युलेशन है, नीचे जाएगा तो मुझे फायदा होगा। और मैं एक्चुअल स्टॉक खरीदने की जगह पे निफ्टी खरीद रहा हूं, क्यों? बिकॉज उसमें मुझे लिवरेज मिलता, पूरा पैसा आज नहीं देना है मुझे। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं उसमें पोजीशन 1 लाख रुपए से ज्यादा का ले सकता हूँ, राइट? तो वो जो प्राइजेस को प्रेडिक्ट करके डेरिवेटिव्स में खरीदारी या बिकवाली करते हैं, फ्यूचर की प्राइस प्रेडिक्ट करके एसेट क्लास की, उसको कहते हैं स्पेकुलेटर्स। क्यों स्पेकुलेशन होता है? बिकॉज यहाँ पे लिवरेज होता है। एक्चुअल स्पॉट में आपको कोई स्टॉक है, उसका प्राइस ऊपर जाने वाला लगता है और वो खरीदोगे तो उसके लिए आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए के अगर आपको शेयर लेना है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। वही आप फ्यूचर के थ्रू जाओगे तो शायद हो सकता है कि कम पैसे देके, कम पैसे इन्वेस्टमेंट के साथ आप वही चीज कर सकते हो, या तो 10 लाख में और बड़ा पोजीशन बना सकते हो। इसमें जो लिवरेज मिलता है ना, इसके चक्कर में स्पेकुलेटर आता है। उसमें 5 रुपए का 5 मिनट के अंदर 500 भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 500 का 1000 भी हो सकता है। यानी कि 10 लाख का मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है, सामने 10 लाख का मेरा जीरो भी हो सकता है। स्पेकुलेशन इज वेरी रिस्की एंड वी आर नॉट सजेस्टिंग यू। स्पेकुलेटर्स जो है ना, हाँ, फायदा क्या है कि जो हेजिंग करने वाले लोग हैं ना, अब मुझे मेरा रिस्क हेज करना है, बट सामने किसी, मुझे लगता है प्राइस नीचे जाएगा, मुझे रिस्क हेज करना है, बट सामने कोई ऐसा हेजर है ही नहीं जिसको लगता है कि अपना पोर्टफोलियो मार्केट ऊपर जाएगा उससे नुकसान हो जाएगा, तो सामने एक्चुअल हेजर कोई है ही नहीं। तो रिस्क जो है वो हेजर से स्पेकुलेटर की तरफ ट्रांसफर हो गया। ये डेरिवेटिव मार्केट का बहुत बड़ा फायदा है। तो डेरिवेटिव मार्केट का मजा यही है कि जो रिस्क है वो हेजर से स्पेकुलेटर या ट्रेडर की तरफ शिफ्ट भी होता है। और तीसरा आता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेज वर्ड, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या फाइनेंशियल फील्ड में, तो आपको आर्बिट्रेज क्या है पता है नहीं है, तो मैं सिंपल देसी भाषा में बता देता हूँ। एक जगह पे, एक मार्केट में एक चीज 100 रुपए में मिल रही है, दूसरे मार्केट में 101 में बिक रही है, तो एक मार्केट से खरीदा, दूसरे में साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे बेच दिया, यानी कि आपने 1 रुपए का फायदा कर लिया बिना कोई रिस्क लिए। वो हो गया आर्बिट्रेज। तो तीसरा जो है वो है आर्बिट्रेज, जहां पे व्यक्ति, ऐसे लोग जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, एक जगह पे खरीद रहे हैं, दूसरे में बेच रहे हैं सेम चीज, बिकॉज प्राइस में डिफरेंस है। मान लीजिए स्पॉट में मान लीजिए कोई चीज है, उसका प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1000 रुपए, आज 1000 रुपए में मिल रहा है, ले लिया। फ्यूचर में, यानी कि जो 1 महीने के बाद एक्सपायरी आने वाली है, उसी स्टॉक की जो फ्यूचर की है, उसी स्टॉक का फ्यूचर है, वो मान लीजिए 1005 रुपए में चल रहा है। तो स्पॉट में यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 लाख का माल ले लिया, उसके लिए 10 लाख पूरे दे दिए, और फ्यूचर में वही स्टॉक 1005 में मैंने बेच दिया, जो 30 तारीख का जिसका एक्सपायरी है, आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मैंने स्पॉट में 1000 में लिया, और 31 तारीख को मान लीजिए कि उसका एक्सपायरी है, उस दिन 1005 का ये मुझे बेचने का ऑप्शन, मतलब उस टाइम पे उसका वैल्यू, ये स्टॉक आज कुछ आप 1005 में तो मैं बेच ही पाऊंगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, ये स्पॉट और फ्यूचर है उसके बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, बट आपको कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? आपने 1000 में खरीदा था, फ्यूचर में 1005 में आपको बेचना है, ये आपका फिक्स हो गया है। और फ्यूचर उस टाइम पे मान लीजिए स्पॉट प्राइस अगर 1010 में भी है, तो भी आपको तो 1005 ही मिलने वाले हैं। उस टाइम पे प्राइस 990 है, तो भी आपको तो 1005 फ्यूचर में मिलने वाला है। आपका तो सेटलमेंट 1005 के हिसाब से होने वाला है। तो एक मार्केट में खरीदा, एक में बेचा और 5 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। यहां तक क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो? मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बहुत थ्योरेटिकल लेके जा रहा हूं, प्रैक्टिकल जाएंगे आगे, जैसे चैप्टर आएंगे हम प्रैक्टिकल भी जाएंगे। अभी हम थ्योरेटिकल बात करें तो 3 तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं। अब बात करते हैं 2 तरीके के मार्केट, जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेरिवेटिव्स में 2 तरीके के मार्केट, ओवर द काउंटर, हमने जो एग्जांपल लिया था ना सोयाबीन वाला, कि व्यापारी जो है उसने पटेल अंकल को फोन किया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट? तो वो था ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट जहां पे कोई फॉर्मलाइज यानी कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कि भाई इतना क्वांटिटी का ही आप सौदा कर सकते हो, लॉट साइज वगैरह नहीं होता है, यानी कि ये टेलर मेड होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, टेलर मेड कहां पे होता है? कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स ओटीसी में। काउंटर पार्टी का रिस्क इसके अंदर सबसे बड़ा होता है, बिकॉज कोई सेंट्रलाइज लिमिट वगैरह या डिपॉजिट वगैरह का चक्कर यहाँ पे नहीं होता है। कोई एक्सचेंज नहीं है जो आपसे डिपॉजिट ले रहा है कि आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका डिपॉजिट जो है उससे सामने वाले को पेमेंट कर दे, राइट? रिस्क मैनेजमेंट को कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है, बिकॉज एक्सचेंज पे नहीं है, लिस्टेड नहीं है सिक्योरिटी, तो उसके जो एक्सचेंज में जो रूल्स बने डेरिवेटिव्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट के, वो भी यहाँ पे लागू नहीं पड़ते, और ये ज्यादातर प्राइवेट ट्रांजेक्शन है। ये आपके और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ तो मार्केट को पता नहीं है, ये है ओवर द काउंटर। और इसमें जो होते हैं उसको कहते हैं फॉरवर्ड। क्लियर है? इसमें जो नॉर्मली होते हैं वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होते हैं। फ्यूचर ट्रांजेक्शन कहां पे होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड में।
यहाँ पे हर चीज का, फिर वो इंडेक्स है या स्टॉक है, हर का स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि लॉट साइज फिक्स होता है और उसका एक्सपायरी फिक्स होता है, राइट। प्राइस जो है वो मार्केट ड्रिवन है, प्राइस बढ़ो प्लस माइनस होगा, अंडरलाइंग एसेट वैल्यू में जो प्लस माइनस होगा उसके हिसाब से इसका प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो फॉरवर्ड, ओवर द काउंटर में फॉरवर्ड, और यहाँ पे फ्यूचर, इसके अंदर ट्रेड करना है आपको, तो आपको रिकॉग्नाइज ट्रेड एक्सचेंज जो होंगे एनएससी बीएससी जैसे इक्विटी में, या तो अगर कमोडिटी टू एमसीएक्स जैसे ट्रेडिंग एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और जो एक्सपायरी है उस टाइम पे आपको कंपलसरी उसका डिलीवरी देना या लेना नहीं है, कैश में सेटलमेंट डिफरेंस का हो जाएगा। और एनोनिमस है ये प्लेटफॉर्म, यानी कि हजारों बायर वहां पे आते हैं, हजारों खरीदार आते हैं। आपको खरीदना है तो आप अपनी पहचान छुपा के चीजों को खरीद सकते हो, यानी कि सेलर को पता नहीं है कि उसने किसको बेचा, बायर को पता नहीं कि उसने किसके पास से खरीदा। और यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो गारंटी देती है सेटलमेंट का, यानी कि अगर पहले ओवर द काउंटर में पटेल साहब ने हाथों पर कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैं आया हूं तो मैंने डिपॉजिट दिया हुआ है, एक मार्जिन दिया हुआ है, डिपॉजिट भी दिया हुआ है, उसमें से सेटलमेंट हो जाएगा डिफरेंस का। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम एक्सचेंज के अंदर है, जो ओवर द काउंटर में नहीं मिलता है। क्लियर यहां तक? आई होप क्लियर। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की जरूरत क्यों है। यस, प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, मार्केट को एफिशिएंट बना रहा है, बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम जो है, स्पेकुलेटर है, ट्रेडर है, डेरिवेटिव, उसकी वजह से मार्केट का साइज इतना बढ़ गया है कि वो एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस डिस्कवरी करने में हेल्प करता है, राइट। हम जो तीन तरीके के पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे थे, एक था हेजर, दूसरा था स्पेकुलेटर। तो हेजर को हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क, राइट, ट्रांसफरिंग द रिस्क टू स्पेकुलेटर। और स्पेकुलेटर जो है ना, उसके ऊपर रिस्क ट्रांसफर करना है हेजर को, तो वो हो गए। और दूसरा फायदा ये है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं ना डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स जो है वो अनऑर्गेनाइज के अंदर, आपको देखा अनऑर्गेनाइज मार्केट में बहुत सारे सट्टे चलते रहते हैं, हवामान पे सट्टा, क्रिकेट पे सट्टा, फलाना सट्टा, और वो जब लीगलाइज हो जाता है और एक्सचेंज पे आ जाता है, वही बन जाता है डेरिवेटिव। तो डेफिनेटली इकोनॉमी का भी फायदा है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उसका सिक्योरिटी भी है, और फाइनेंशियल सिस्टम को ये स्टेबिलिटी देता है। तो ये इसके फायदे हैं डेरिवेटिव्स के, याद रखिएगा डेरिवेटिव्स के फायदे क्या है। अब बात करेंगे इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है। डेफिनेटली हमने डिस्कस कर ही लिया, फिर भी एक बार समराइज कर देते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क ये कहां पे आएगा? ये सिर्फ ओवर द काउंटर में आएगा। ये ओवर द काउंटर जो होगा, ओटीसी होगा, वहीं पे आएगा। ये कभी भी एक्सचेंज ट्रेडेड में नहीं आएगा। कौन सा? काउंटर पार्टी, यानी कि डिफॉल्ट रिस्क। दो पार्टी के बीच में सौदा हुआ है और जब एक्सपायरी आती है, दोनों को ऑनर करना है कॉन्ट्रैक्ट, मगर एक बंदा हाथ ऊपर कर देता, मैं नहीं करूंगा, जाओ करना है कर लो, वो हो गया काउंटर पार्टी। प्राइस का रिस्क है कि आपने जिस प्राइस पे लॉक किया, प्राइस ऊपर नीचे होगी तो उसके हिसाब से आपको नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क है, आपने जो बाई किया कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि उसको अगर वॉल्यूम ना हो तो सेल ना भी कर पाओ, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, कोई नया नियम आया, उसने कंपलसरी एक्सपायरी ला दी कि इसका कंपलसरी आपको सेटलमेंट करना है। कोई ऐसा एक्सवाइजेड सिचुएशन है जिसकी वजह से सेबी ने बोला कि भाई इसका सेटलमेंट कंपलसरी कर दो, राइट। तो हो सकता है कि एग्जीक्यूशन डेट से पहले भी सेटलमेंट कंपलसरी करना पड़े। तो रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से जो रिस्क आते हैं वो आ सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क, इसके एक एग्जांपल के पॉइंट, इसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे क्वेश्चन आंसर हम चार्ट देखने वाले हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से हम दिखाएंगे ऑपरेशनल रिस्क क्या है, वो भी मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा दूंगा। तो ये रिस्क आपको याद रखना है, डेरिवेटिव्स में इतने रिस्क होते हैं। उसमें ये सबसे पहले वाला जो काउंटर पार्टी रिस्क है ना, वो कौन सा रिस्क है? वो सिर्फ ओटीसी में होता है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। फ्यूचर में जो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है उसके अंदर ये रिस्क नहीं आता है। क्यों रिस्की है? ये पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं है, बट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये डेरिवेटिव का कोर्स करने के बाद ये मत समझना कि बहुत आसान है, मैं 5 रुपए का ऑप्शन ले लूंगा, मेरा 5 रुपए का 500 हो जाएगा, चलो मैं 10 लाख रुपए लगा देता हूँ, 5 रुपए के हिसाब से बहुत सस्ते में ऑप्शन मिल रहा है, और मेरा ये 10 लाख रुपए उसका 1 करोड़ बन जाएगा। जरूरी नहीं है, 10 लाख का जीरो भी हो सकता है। और सेबी ने ये मैंडेट, ये लिस्ट, ये स्टडी लॉन्च किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच 93% इंडिविजुअल ट्रेडर ने एफ एंड ओ में, यानी कि डेरिवेटिव्स में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में पैसा गवाया है, राइट। सिर्फ FY24 की बात करें तो 91% इंडिविजुअल एफ एंड ओ ट्रेडर ने पैसा गवाया है। ऐसा नहीं है कि इसमें से सब लोगों ने एनआईएसएम का एग्जाम नहीं दिया होगा, इसलिए इसमें गवाने वाले काफी होंगे जिन्होंने खुद ने एनआईएसएम का एग्जाम क्लियर किया, बाद में भी लॉस किया है। बिकॉज ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कुछ वीडियोस देख लिए यूट्यूब में, कोई इन्फ्लुएंसर का कोर्स कर लिया ऑप्शन राइटिंग का, ऑप्शन सेलिंग का, करोड़पति बन जाओगे, भूल जाओ, नहीं। तो ये आंकड़े थोड़े दिमाग में रखना।
नॉलेज के लिए ये कोर्स कर रहे हो ठीक है, बट ये कोर्स करने के बाद तुरंत ही डेरिवेटिव्स में बड़ा पोजीशन लेके बैठ जाएंगे और कमा लेंगे, ये अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये कोर्स नहीं है आपके लिए, ये सर्टिफिकेशन नहीं है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ओनली 1% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर है ना, उन्होंने ओनली 1%, 100 में से एक बंदा है 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट करके जाता है इसमें से, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दी कॉस्ट। 100 में से 99 लोग है ना, वो 1 लाख से नीचे है, और उसमें से 99 से 91 लोग तो नुकसान कर रहे हैं। 8 लोग हैं जिनका नुकसान प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम है, एक बंदे का प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है, और 91 लोगों ने इसमें नुकसान किया, यानी कि थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है ये प्रोडक्ट। स्पेक्यूलेशन भी हो सकता है, हेजिंग भी हो सकता है, आर्बिट्रेज भी हो सकता है, बट ज्यादातर लोग इसमें कमाने के लिए आते हैं। यंगस्टर्स जो आते हैं नए नए सीख के, वो ट्रेडिंग और ओवरनाइट करोड़पति बनने के चक्कर में आते हैं, और कहाँ से करोड़पति की जगह पे रोडपति बन जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो प्लीज इसके अंदर कोई बड़ी पोजीशन मत बनाएगा जब तक एक्सपर्ट ना बन जाओ। एक्सपर्ट बनने के लिए ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद 10-15 साल का और एक्सपीरियंस चाहिए। 10-15 साल स्पॉट मार्केट में काम किया आपने, 10-15 साल में स्टॉक का आपको मूवमेंट समझ में आ रहा है, उसका रिस्क समझ में आ रहा है, 10-15 साल के बाद आप स्पॉट मार्केट में एसेट क्लास का मूवमेंट है उसके साथ फेमिलियर हो रहे हो, उसके बाद आप डेरिवेटिव्स का शुरुआत करना है तो कर सकते हो। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा। अदरवाइज आपको एसआईएफ बेचना है, इसलिए आपको कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए या कोर्स करो, या तो इक्विटी डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन क्लियर करना है अपने रेज्यूमे के लिए, या तो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है उसके लिए कर रहे हो तो ठीक है। हाँ, इसके अंदर रिस्क वगैरह क्या है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हर कॉन्ट्रैक्ट की, फिर वो ऑप्शन है या फ्यूचर है, हर कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टैंडर्ड रिस्क रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, उसका पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो मॉडल रिस्क डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में। और वो इश्यू कौन करता है, वो इश्यू करता है एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज है, राइट, रिस्पेक्टिव एक्सचेंज, वो हर प्रोडक्ट का मॉडल रिस्क डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको देता है। उसको डाउनलोड करके पढ़ना बहुत ही जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली एंटर इनटू सिस्टम। हम कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, राइट। भले ही पढ़ता नहीं है कोई, वो बात अलग है, बट पढ़ना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ये मॉडल रिस्क डिक्लेरेशन होता है जो आपको पढ़ना जरूरी है। इसको कौन लॉन्च करता है, इसको लॉन्च करता है सेबी। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर के बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन आंसर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे करवाता हूँ। उसके बाद आप शॉर्ट नोट पढ़िएगा, पूरा पेपर जो पूरा चैप्टर है वो पढ़िएगा, और मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। तो कुछ क्वेश्चन आंसर सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा किस तरीके के हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, इंडेक्स ऑप्शन इज ब्लैंक। इंडेक्स ऑप्शन है वो क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कैश मार्केट प्रोडक्ट, या मनी मार्केट प्रोडक्ट। तो अब आपको पता होना चाहिए इंडेक्स का जो ऑप्शन होता है वो क्या होना चाहिए। यस, यू आर राइट। अगर आपने अगर आपने बी ऑप्शन कहा है तो आप सही हो, यानी कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है। द परचेज ऑफ शेयर इन वन मार्केट, एक मार्केट में से परचेस किया, एंड साइमल्टेनियस सेल ऑन दी डिफरेंट मार्केट, दूसरे उसी टाइम पे दूसरे मार्केट में उसको बेच दिया। दोनों डेरिवेटिव हो सकते हैं, एक कैश और दूसरा डेरिवेटिव हो सकता है, एक कैश और दूसरा कैश हो सकता है, बट दो अलग अलग मार्केट में एक चीज सेम चीज खरीदी और उसी टाइम पे बेच दी, ताकि आप प्राइस का डिफरेंस है, टू बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंशिएशन इज नोन एज ब्लैंक। ए मॉर्गेज, बी आर्बिट्रेज, सी हेजिंग, डी स्पेक्यूलेशन। अगर वीडियोस देखे तो आपको आंसर पता है, और अगर आपने बी बोला है तो आप राइट हो, आर्बिट्रेज। तीसरा सिंपल क्वेश्चन, चलिए एक और डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ब्लैंक। फाइनेंशियल डेरिवेटिव से वो किस चीज के लिए फैसिलिटी देती है, ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए, आर्बिट्रेज के लिए। अभी ताजा ताजा पूरा वीडियो देखा तो आपको पता है आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि डी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के सवाल आते हैं। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड्स लॉस ड्यू टू, ऑपरेशनल रिस्क को रिस्क किसको कहेंगे, लॉस ड्यू टू इनएडेक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, टू मच ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इनकम टैक्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये तो समझ में आता है, सी और डी है ना, वो तो रेगुलेटरी रिस्क है, यहाँ पे नहीं आएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। इनएडेक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, डिजास्टर प्लानिंग आपने अच्छे से नहीं किया है तो उसकी वजह से रिस्क होगा, उसको कहते हैं नॉर्मली ऑपरेशनल रिस्क। तो ये था पहला चैप्टर इक्विटी डेरिवेटिव्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना हो सके उतना लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ समझाने का कोशिश किया है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले शॉर्ट नोट डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर आपकी जो वर्कबुक एनआईएसएम से डाउनलोड किया वहां से पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। तीसरी चीज आपका जो होमवर्क है वो ये है कि इसके बाद तुरंत ही मॉक टेस्ट है उसको क्लियर करिए, बाद में जाइएगा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।